सुप्रभात आप सभी को। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है पुनः आपका एक बार फिर से लिपिका क्लासेस में। मैं अमित और आज की कहानी है धुलाई वाली। कल हमने बंग महिला की एक कहानी देखी थी, चंद्रदेव से मेरी बातें। उस कहानी से ये कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ हमें एक गंभीर व्यंग्य का रूप देखने मिलता है, पर इस कहानी में क्या है, ये एक हास्य विनोद मनोरंजन वाली कहानी है। मनोरंजन वाली कहानी है जो कहीं कहीं नवजागरण, स्वदेशी, इन सब चीज़ों से जुड़ेगी। साथ ही इसमें आपको ग्रामीण बोलचाल की भाषा मिलेगी, काशी जैसे शहरों के रहन सहन का वर्णन मिलेगा और दो मित्रों के माध्यम से और रेल के माध्यम से कथा जो है चलती है। ये आता कब है, कल मैंने बताया था, तो यहाँ पर मैंने बंग महिला के बारे में कुछ विशेष नहीं दे रखा है क्योंकि कल हमने उस पर बात कर ली है। ये 1907 में आता है। पिछली क्लास की पीडीएफ में भी आपको ये दिख जाएगा। 1907 इसके आने का समय है। पत्रिका कौन सी थी, तो सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसके संपादक बने थे 1903 में। उस पत्रिका में ये कहानी आती है। यहाँ पर देखिए ये एक दे रखा है, तो ये जो कथा इसमें चलती है ऐसे एक दो करके टोटल 4 क्रम में चलती है। कितने में चलती है? 4 क्रम में चलती है। पूरे 4 क्रम में ये कथा चलती है। तो चलिए अब कथा को आरंभ करते हैं। पहला जो क्रम चल रहा है इसे देखते हैं। काशी जी के दशश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदलिया की तरफ आ रहा था। तो कौन से घाट का नाम आ रहा है? काशी के दशश्वमेध घाट का यहाँ पर नाम आ रहा है और काशी शहर का ये रहा। तो काशी के दशश्वमेध घाट पर स्नान करके मनुष्य जो है बड़ी व्यग्रता के साथ गोदलियों की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लिपटी हुई भींगी धोती और दूसरे में सूरती की गोलियों की कई डिबियां और सूंघने की एक पुड़िया थी। तो उसके हाथों में क्या क्या है? मैली सी तौलिया एक में लिपटी हुई है, एक हाथ में ये मैली सी तौलिया लिपटी है, दूसरे में क्या है? सूरती की गोलियों की डिबियां हैं और सूंघने की पुड़िया भी है। ये सामान उसने ले रखा है। उस समय दिन के 11 बजे थे। 11 बजे का परिवेश है। दिन के 11 बजे थे। गोदलियों की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान में, पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासो उपयोगी था। वासो उपयोगी मतलब मनुष्य के रहने के लायक था। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। नवागत मतलब नया मनुष्य ऊपर चढ़ गया है, धड़धड़ाता हुआ नहा करके आ रहा है। वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। तो उसके हाथ में कौन कौन सी चीजें थी, याद रहेगा? एक हाथ में तौलिया है, दूसरे में क्या है? सूरती है और सूघनी। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। 10 वर्ष की बालिका आ खड़ा हुई, सीता कहकर पुकारता है। तो कौन आकर के खड़ा होता है? 10 वर्ष की बालिका, यानी कि सीता की उम्र 10 वर्ष, ठीक है। एक प्रश्न आपका बन गया। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। मतलब सीता के अलावा घर में सीता की बहन भी है। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। तो एक नई स्त्री आकर के अब खड़ी होती है और पुरुष उससे कहता है कि लो हमें आज ही जाना होगा, इन्हें कहीं जाना है। और पुरुष कौन है, स्त्री कौन है, इन सब का संबंध क्या है, ये अभी यहाँ पर कहानीकार ने नहीं दे रखा है। अगले स्लाइड में देखिए। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्यचकित होकर और झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा?
ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कहते थे, तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता, आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तो स्त्री बता रही है कि कह रहे हो आज जाना होगा, आज जाना नहीं हो सकता है। स्त्री इनकी पत्नी है, इसीलिए कह रही है कि मेरे विदा होने में समय लगेगा। अगर आपने कभी लड़की को विदा किया होता तो आपको मालूम होता है कि उसमें क्या झमेला है, कैसे होता है। आपने कल ही भैया को क्यों नहीं बताया। पुरुष जवाब देता है, तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। तो एक पात्र का नाम आ रहा है नवल किशोर। नवल किशोर कहाँ से आ रहा है? कलकत्ते से आ रहे हैं। नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी, यहाँ आरे हो गया है, ये आगरे होगा, ये आगरे होगा, ठीक है। तो ये ध्यान दे लीजिएगा। आगरे से अपनी बहू को भी साथ ला रहे हैं। कहाँ से? आगरे से अपनी बहू को नवल किशोर साथ लेकर के आएंगे। नवल किशोर कलकत्ता से आ रहा है और आगरे से अपनी बहू को भी लाएगा, यानी नवल किशोर अपनी पत्नी को। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। तो काशी में ये रह रहे हैं और मुगल सराय से इन्हें ट्रेन पकड़नी है और कहाँ जाना है? इलाहाबाद। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोआ कर आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करवाएं। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाक को दम आ जाएगी। स्त्री कहती है कि नवल ने कह दिया है तो तुम जाओगे ही, पर परेशानी किसे उठानी होगी? मुझे उठानी होगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? स्त्री जवाब देती है, मुझे परेशानी होगी किससे? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठठा राह में अच्छी लगती है? प्रश्न करती है, क्या इस तरह की हंसी राह में अच्छी लगती है? उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काढ़ रही थी कि इतने में ना जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मरी सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने तो, खाने पहनने के लिए तो आई है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस उसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक नहीं खाती, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले गए। तो ये कौन है? वंशीधर, जो पुरुष दशाश्वमेध घाट से स्नान करके आया, उस पुरुष का नाम है वंशीधर। अब कथा हमें स्पष्ट हो चुकी है। जो काशी आया है अपनी पत्नी को बुलाने, अपनी पत्नी को विदा कराने आए हैं, तभी उनके मित्र की एक चिट्ठी आती है और उसके बाद ये तय करते हैं कि हमें, मित्र का नाम नवल किशोर के ही साथ जाना है और मुगल सराय से नवल किशोर को जो ट्रेन है उसमें इन्हें सवार हो जाना है। कहाँ के लिए? इलाहाबाद के लिए। काशी से मुगल सराय जाएंगे, मुगल सराय जाकर के ये ट्रेन पकड़ेंगे और इलाहाबाद जाएंगे। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी छड़ी लग गई। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? जानकी देवी। वंशीधर की पत्नी जानकी देवी और जानकी देवी की बहन सीता, जिसकी उम्र कितनी बताई? 10 वर्ष। तो इनकी बहन है सीता और उम्र है सीता की 10 वर्ष। ठीक है। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले, बनारस में ससुराल है। महत्वपूर्ण, बंशीधर कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के, और बनारस जो है उनका ससुराल है। ये पैरा आपको बता देगा कि इसमें कथा क्या चल रही है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में इनके एक साले हैं, साली है और सास के सिवाय कोई नहीं। तो वंशीधर का एक साला और एक साली, 2 और एक सास, 3, यही रहते हैं ससुराल में, और एक इनकी पत्नी थी। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। नवल किशोर
इनके दूर के नाते के ममेरे भाई हैं, इसीलिए इनकी माँ को ऊपर में फूआ बोल रहे थे। पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं, मतलब एक जान दो कालिब, यानी शरीर इनके दो हैं पर जान एक ही है। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी का इक्का लेने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं थी कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वालों के यहाँ नौकरों चाकरों की सिवाय और भी 2-4 खुशामदी घिरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वह हर घड़ी बिछौने से बात करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचरने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती। इक्के की सवारी क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुषों के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं। क्या कर लेंगे? पालकी गाड़ी लेने का विचार करते हैं। उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा तब वंशीधर ने मन से कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम है। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असभाव था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इस अस्थिर संसार में स्थिरता कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। तो आजकल जैसे आप लोग टेलीग्राम पे प्रश्न बनाते हैं, उसके लिए देखिए एक प्रश्न यहाँ मिल गया कि जानकी ने रोना कौन से स्टेशन पे पहुंच के बंद कर दिया था? तो सिकरौल के स्टेशन पर। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम ही भूल गए कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले सिक्के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई चीज भूल आए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। विलायती चीज पहन लिए हैं। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए? देसी लेने से भी दाम कम लगेगा, देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही रहेगा तो देसी में। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ओह धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? जानकी कहती है कि क्या यह धोती बुरी है? पहनने से काम है ना। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे ही का टिकट लूँ तो? 1.5 मतलब दूसरे दर्जे का ही मैं टिकट लूँ तो? इक्का वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर उसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठनी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख आए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को तहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया।
अच्छा जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी कि नवल की बहू कहाँ है। अब जिसके लिए आए हैं उनके तो पूछेंगे ही कि भाई नवल कहाँ है, उनकी बहू कहाँ है, आगरा से आने वाली थी। वह नहीं आया, कोई अटकाव हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ता से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसीलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके कहाँ पहुंची गाड़ी? मिर्जापुर। तो गाड़ी अब पहुंच गई है मुगलसराय से खुल करके मिर्जापुर। ठीक है। 3, मिर्जापुर में पेटाराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में भी देर है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था। पेट पूजा नहीं की थी इन्होंने, इसलिए प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताज़ा पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठे आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लूं तब कुछ मोल लें, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वह रेल का खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहता तो उस समय ड्योढ़े में बैठ जाता, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठे तो 2-1 मुसाफिर अधिक टिक पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे की योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी से बन पड़ी थी। वंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वो स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुंह खोले जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप से उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं, एक जो उनके पास ही थी। कहने लगी, अरे इनकर तो मनई ना ही गईलन हो, देखो रोवल करथन। दूसरी, अरे दूसरा गाड़ी में बैठ हो गया। पहली दूर बौराही, मतलब पूर्वक बेवकूफ़ को कहते हैं बौराही, ये अवधी बोली है उधर की। ई जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी कहती है, तौ हो भलू तो कहू। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मतलब किस गांव में उतरना है। साथी कहती है कि मिर्जापुर चढ़ी हो ना। उसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछीला ना, हम कहाँ उतरबू हो। आए इलाहाबाद। दूसरी उससे पूछ रही है कि कहाँ उतरोगी, बताओ इलाहाबाद उतरोगी। दूसरी कहती है, इलाहाबाद कौन गांव हो गोइया, मतलब अगर इलाहाबाद उतरोगी तो इलाहाबाद के कौन से गांव में जाना है। पहले कहती है, अरे ना ही जान ले, प्रयाग जी, प्रयाग यानी कि प्रयाग, जहां मनई मक्कर नहाए जाला, जहां पर गंगा का स्नान होता है, संक्रांति का मेला लगता है। दूसरी कहती है, भला प्रयाग जी काहे ना जानित। दूसरी पहली को जवाब दे रही है कि मैं क्यों नहीं जानूंगी प्रयाग। कह के नाई तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हुई, मतलब तुम सबकी कृपा से मैं 4 बार वहां नहा चुकी हुई प्रयाग में। ऐसो हो सोमवारी और गहन दक्का दक्का लाग रहा तो तोहरे काशी जी नहाए गई रही।
अभी काशी से नहा करके जा रही है। पहले कहती है आवे जाए के तो सब औते जात बटले बाटेन, फून या शायद तो विचारो विपद में ना पड़ल बाटेन। हे हम पंच हई राजा घाट टिकस काउंटिल, मोगल के सराय उतरली ही हो दे पुनः चढ़ली। कह रही है कि आ जाए के तो सब आवते जात बाड़े, मतलब सभी आ रहे हैं सभी जा रहे हैं, और इसी शायद विचार में ये विपद में पड़ गई है। और बता रही है हे हम पंचा हई राजा घाट में चढ़े हैं और मुगल के सराय उतरे और वहां पर फिर पुनः चढ़े हैं। दूसरी कहती है ऐसे एक दई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संगे रही, दे कौनो टिसनिया पर ओकर मालिकवा उतरे से कि जुरंत ही गड़िया खुली। कह रहे अब एक कथा बता रही है कि एक बार मैं आ रही थी तो एक इसके साथ थी, और वो जहाँ उतरती है वहीं उसका मालिक भी उतरता है। और वो औरत चिल्लाने लगी थी कि साहब गड़िया खड़ा करा, ए साहब गड़िया तनी खड़ा करा, भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होए। बता रही है कि एक बार मेरे आते समय ऐसी घटना हुई थी और औरत जो थी चिल्लाने लगी थी कि गाड़ी को खड़ा किया जाए। पहले वो मेहररुआ बड़ी उजबक रहल। पहली कहती है कि वो जो स्त्री थी उजबक रहल, मतलब बेवकूफ़ टाइप की थी। भला केहू के चिल्लाए से रहिलो कहीं खड़ा होला, मतलब किसी के चिल्लाने से भी क्या रेलगाड़ी रुकती है। उसकी इस बात पर हम कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बात कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय धना ही, हे साहेबवा सुनी तो कलकत्ता ताई ले मुछलिया ले, अरे यूं तो ना ही कि दूर से आवत रह ले, रागत के बदले उतर ले। तीसरी स्त्री कहती है कि टिकट तुम्हारे पल्ले में है या नहीं, साहब सुनेगा कि कलकत्ता से लेकर के आते थे और टिकट नहीं है। या फिर वो जो पति तुम्हारा उतरा है दूर से अगर आता होता तो हम मानते कि उतर करके कहीं फरगात के बदे उतर लें, मतलब कि बाथरूम के लिए उतरा हो, ऐसी स्थिति नहीं है। चौथी कहती है हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना कि यहाँ गोइया। चौथी स्त्री बताती है कि इसके संग जो आदमी है ना उसको मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। तीसरी कहती है हम देखे रहली हो, मज के टोपी दिखले रहलन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक इन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहीं पहुंचेंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, ना ही भैया हम पंचे काहे के केहू से कछु कहीं, अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई इस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। इस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले सीट में केवल एक स्त्री जो फरासिस छीट की दुलाई ओढ़े, तो एक स्त्री जो छीट की दुलाई ओढ़े बैठी थी वही कुछ नहीं बोली थी।
कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को ही बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना होगा, और उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिन टिकस के आवत हुए तो ओकरा का सजा होला। अरे ओका ई नाई चाहत रहे कि मेहरुआ के तो बैठा दिहल और आपऊ तौन टिकस ले के चल दिहलन। कह रहा है, एक स्त्री इनसे पूछती है कि कोई बिना टिकट के आता है तो उसके साथ क्या है, सजा का प्रावधान क्या है। और जो इनका पति है उसको ये समझ में नहीं आया कि स्त्री को बैठा दिया है और खुद टिकट लेकर के चल दिया है। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीन करके रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इस बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। अब कथा का देखिए चौथा क्रम, और ये जो है आपका आखिरी क्रम शुरू हो रहा है। ठीक है, बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। इससे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बैठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़ गए हो। पर बंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे यह सब कहाँ है, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी पूरी साइट में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाली को आते देखा तो ही उन स्त्रियों को ले गई है। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। तो जिस नवल किशोर को ये ढूंढ रहे थे वही नवल किशोर ट्रेन में धुलाई उड़े बैठे थे और स्त्री की तरह बैठे थे। इसलिए ये नहीं बोल रहे थे कि जैसे ही बोलते आईडी इनकी कंफर्म हो जाती कि ये पुरुष हैं कि स्त्री हैं, और बोलने से ये भी पता चल जाता बंशीधर को कि ये नवल है। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होती है वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे लोग कहाँ गए? वे लोग पालकी की गाड़ी में बैठी हैं। तुम भी चलो, नहीं मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ यह तो कहो, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले? तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बिल्कुल मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं दूल्हे दर्जे से ऊपर वाली बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ी और देख ली। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो तो। हुआ उसे माफ करो, हुआ उसे माफ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्र बड़े प्रेमी से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ भी बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, वह बहुत ही डर गए। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में ना थे। हाँ पर यदि मैं स्टेशन मास्टर को से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़ी गया था? 4 हाथ की धुलाई की बिशात ही कितनी। मैं मर थोड़ी गया था, और 4 हाथ की धुलाई की बिशात होती ही कितनी है। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के भी प्राण निकल जाए तो इन्हें दया ना आए। खैर दोनों मित्र अपने अपने घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुंचे, और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से
छुट्टी मिली। तो यहाँ पर जा कर के आपकी ये जो कहानी है दुलाई वाली समाप्त होती है। तो इस कहानी में जो चीज़ें हमने देखे हैं, जो पात्र आते हैं, उनमें वंशीधर है, वंशीधर की पत्नी जानकी है। नवल किशोर है जो उनके ममेरे भाई हैं, पर दोनों के बीच मित्रता का संबंध ज़्यादा है। ठीक है। और जानकी देवी की बहन रहती है सीता, उनके ससुराल में एक साला है, एक साली है और उनकी सास है। ससुराल उनका काशी रहता है, इलाहाबाद उनका घर है। और स्टेशन के लिए निकलने पर जो चीज़ें सामने आती है उनमें पहला है सिकरौल का स्टेशन, फिर है राजा घाट, फिर आएगा आपका मुगल सराय और फिर आपका आएगा मिर्ज़ापुर और उसके बाद जो है इलाहाबाद। ये एक क्रम बनता है जिस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, अगर आपसे क्रम पूछे तो, क्योंकि सिकरौल के स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते जानकी देवी के आंसू बंद हो चुके हैं और उसके आगे ही इनको अपनी धोती का भी ख्याल आता है। तो ऐसे जो है ये क्रम चलता है। कलकत्ते से आ रहे थे नवल किशोर और उनकी बहू जो है आगरे से चढ़ी थी, इसे भी ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो ये कथा जो है आपकी यहाँ समाप्त होती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग मिलता है। स्वदेशी आंदोलन के कारण जो खद्दर पहनने की उस समय की भावना चल रही थी, स्वदेशी का जो प्रभाव चल रहा था, ये इसमें दिखता है कि स्वदेशीपन की झलक दिखती है। वो जो कहते हैं कि विलायती चीज़ें क्यों लेना है, स्वदेशी में ही काम हो सकता है। तो ये एक तरह से स्वदेशीपन को बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। 1907 इसका समय है और सरस्वती पत्रिका में कहानी आई थी। ग्रामीण स्त्रियों के बोलचाल के माध्यम से ग्रामीण शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिसमें अवधी और भोजपुरी का मिलाजुला रूप ऊपर हमने देखा था। और वहाँ पर एक वार्तालाप का क्रम भी हो जाता है, तो उसे थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट है, कथा क्या है, पात्र कौन कौन से हैं, उनके मैंने नाम बोल दिए हैं। रेलवे स्टेशन वगैरह जगहों के क्रम आप याद रखेंगे। आते समय इनके हाथ में एक तौलिया थी, दूसरे हाथ में सूरती और सुगनी की पुड़िया थी, इसे याद रखेंगे। बाकी कुछ इस कहानी में विशेष नहीं है। 30 मिनट में आपको ये पूरी की पूरी कहानी कंप्लीट वर्जन में मिल चुकी है, आप इसे देखिए।